नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। कल मैंने आपको ज्योग्राफी के 75 सवाल करवाए थे और सवाल आसान से मॉडरेट लेवल के थे। फिर भी बहुत सारे लोगों के 60 से ज़्यादा नंबर भी नहीं ला पाए हैं। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि आसान एमसीक्यू हैं, तो आसान एमसीक्यू हैं तो आपके 75 के 75 सही होने चाहिए। अगर आप 71 सही करते हैं, 4 गलत करते हैं, तो आप दरअसल में 71 नंबर भी नहीं आएंगे। आपको इस 4 का निगेटिव मार्किंग भी आपको जोड़ना पड़ेगा। इसी हिसाब से कीजिए टेस्ट को। आसान या टफ नहीं होता है, मूल मोटिव होता है कि रिवाइज़ करना। आसान भी है अगर, तो आपके सारे सही होने चाहिए, एक भी गलत नहीं होना चाहिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। नया जो अपना चैनल है स्टडी फॉर ज्ञान, उस पर बहुत ही बेहतरीन वीडियो मैंने डाला था। भारत सरकार ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम माया बनाया है, उसको लेकर ज़रूर देखिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट, जो वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं वहाँ पर उसका लिंक रहता है, तो इसलिए उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और देखिए भी वीडियो को। ओके, पहला सवाल क्या है? वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा का संसद द्वारा कितने महीनों में अनुमोदित होना आवश्यक है? इसके लिए एक फार्मूला को ध्यान में रखिएगा, 122, यानी कि आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल है उसको 1 महीने में संसद द्वारा अनुमोदन आवश्यक है, और जो राज्य के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उसको 2 महीने में, और जो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है उसको भी 2 महीने में अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा? पहले का आंसर हो जाएगा बी, 2 माह में कम से कम अनुमोदित हो जाना चाहिए संसद से वित्तीय आपातकाल। ओके, और आर्टिकल क्या है वित्तीय आपातकाल का? आर्टिकल 360 है वित्तीय आपातकाल का। ओके, सवाल को पॉज करके अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। दूसरा सवाल है कि अब तक वित्तीय आपात भारत में एक बार लागू किया गया है। भारत में वित्तीय आपातकाल क्या लागू हुआ है? 1991 के आर्थिक संकट में लागू किया गया था क्या? बताइए मुझे। वित्तीय आपात अधिक से अधिक 3 वर्ष तक रह सकता है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाला प्रस्ताव संसद से सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। कौन सा कथन सत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। बताइए कौन सा कथन सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा कि इसमें पहला भी गलत है, एक बार भी लागू नहीं हुआ है, और 3 वर्ष तक रहता है, ये भी गलत है। यानी कि तीसरा का तीसरा केवल सही है यहाँ पर, 1 और 2 जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसकी अधिकतम सीमा जो है वो निर्धारित ही नहीं है। 3 वर्ष ऐसा कोई निर्धारण नहीं है इसकी अधिकतम सीमा का। यानी कि संसद से मंजूरी मिलने के बाद ये अनिश्चित काल तक प्रभावी रहता है। तब तक संसद इस पर फिर से रोक नहीं लगा देता, यानी कि प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति जी इस पर फिर से रोक नहीं लगाते हैं, तब तक ये जारी रहता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल तीसरा सही दिया हुआ है। ओके, यदि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा वाला प्रस्ताव एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन हो जाता है तो अधिकतम कितने माह तक आपातकाल जारी रहेगा? आपातकाल कितने माह तक जारी रहता है ये बताना है आपको। 3 माह, 6 माह, 12 माह, 36 माह? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक बार निकालिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा 6 माह तक जारी रहता है। ओके, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? आपातकालीन उपबंध किसी देश के संविधान से लिया गया है, और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन किसी और देश के संविधान से लिया गया है। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का आंसर हो जाएगा डी, जर्मनी से हमने लिया है। भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध जर्मनी वीमर संविधान 1833 से लिया गया है। भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन आपको चुनना है। एक बार वीडियो पॉज कीजिए और सेलेक्ट कीजिए क्या होगा। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में दिए गए सशस्त्र विद्रोह शब्द को आंतरिक अशांति शब्द से प्रतिस्थापित किया गया। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से काम किए गए थे आपातकाल के संबंध में आपसे पूछा जा रहा है। बताइए कौन सा सही होगा, इसमें कौन सा गलत होगा। एक बार सेलेक्ट करने की खुद से भी कोशिश कीजिए, देखते हैं आपका सही होता है कि नहीं। 5 का आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल पहला सही है, दूसरा गलत है। आंतरिक अशांति को सशस्त्र विद्रोह द्वारा इसमें प्रतिस्थापित किया गया था। क्या डाला गया था कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण या उनकी संभावना के कारण भारत या उसे राज्य क्षेत्र के किसी भाग में सुरक्षा में खतरे हो, तब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि आपातकाल लागू कर सकते हैं। तो मूल संविधान में क्या था? आंतरिक अशांति था, जिसको प्रतिस्थापित किया गया युद्ध और बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह शब्द से प्रतिस्थापित किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल और केवल 1 सही है, दूसरा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगला है, निम्न से किसमें संविधान के अनुसार संघ की सम्मत कार्यपालिका शक्ति निहित है? संविधान के अनुसार संघ की जितनी भी कार्यपालक शक्ति है वो किस में निहित है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय होता है वो, संसद, प्रधानमंत्री। कौन भारत में सभी कार्यपालक शक्तियाँ किस में जाकर निहित हो जाती, समाहित हो जाती है? तो ये कौन है? तो ये भारत के राष्ट्रपति महोदय हैं। भारत के सभी फैसले, सभी अंतर्राष्ट्रीय जो हम क्या बोलते हैं, साइन करते हैं, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी पैक्ट साइन करते हैं, कुछ भी
कुछ भी जो भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर बड़े चीज़ों में होता है, सभी कार्यपालक शक्ति किसके पास होती है? तो राष्ट्रपति के नाम के हिस्से से ही होती है, राष्ट्रपति जी में ही समाहित होती है सभी के सभी कार्यपालक शक्तियाँ। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है कि निम्न से कौन राष्ट्रपति के पद की योग्यता में शामिल नहीं है? वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, वह भारत का नागरिक हो, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा वो राज्यसभा के सदस्य चुने जाने के योग्य हो। संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए कोई भी व्यक्ति योग्य होगा यदि वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य चुने जाने योग्य हो, वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बाकी सब कुछ तो सही है, लेकिन कई सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाने योग्य ना हो। राज्यसभा के लिए जो आयु होता है वो अलग होता है और लोकसभा के लिए आयु जो होता है वो अलग होता है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष ही होता है, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति जी के लिए तय किया गया कम से कम 35 वर्ष के तो आप होंगे ही होंगे और लोकसभा में चुने जाने के आप योग्य होंगे। इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा इसका आंसर। ओके, अगला सवाल है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार विचार करके देखिए क्या है इसमें दिया हुआ। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? आसान सवाल नहीं है ये। एग्जामिनेशन में यही सवाल देखकर तोते उड़ेंगे आपके, इसलिए इस सवालों को थोड़ा सा ढंग से कीजिए। ओके, 8 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए चुनिए इसमें से कौन कौन होगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य क्या शामिल होते हैं? राज्य विधानमंडल, विधानसभा और विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य। अगर हम दूसरा काट दें, विधान परिषद हमें पता है कि नहीं होता है, तो ये दोनों तो कट गया। अब बताइए तीसरा पढ़िए। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या शामिल होते हैं? बिल्कुल शामिल होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8 का आंसर सी हो जाएगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति जी के निर्वाचन की रीति दी गई है और अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें ये लोग शामिल होंगे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 9वें सवाल पर चलते हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है। क्या ये सही है? महाभियोग के आरोप लोकसभा में ही प्रारंभ किए जाते हैं। क्या महाभियोग के आरोप केवल और केवल लोकसभा में ही प्रारंभ किए जाते हैं? आपको गलत चुनना है, ये भी ध्यान रखिएगा। सही गलत देख लीजिएगा क्या चुनना है। महाभियोग के आरोपों पर सदन की 1/4 सदस्य जिस सदन ने आरोप लगाए हैं के हस्ताक्षर होने चाहिए। क्या ये सही है? महाभियोग संसद की एक न्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग जो है वो संसद की एक न्यायिक प्रक्रिया है। क्या? बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। गलत कथन आपको चुनना है। कौन सा हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा कि महाभियोग के आरोप पर सदन के 1/4 सदस्य जिस सदन में हस्ताक्षर होने चाहिए, आरोप पर हस्ताक्षर होने चाहिए। ये तो सही है। यानी कि तीसरा अगर आप काट देंगे इसमें से तो आपका ये कट जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा डी। 2 और 4 जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ओके, आगे बढ़ें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की सूचना मांग सकता है? तो ये आर्टिकल है आपका, आर्टिकल 78 है। आर्टिकल को पढ़ के जाइएगा। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, यूपीएससी, कैग और इन सब को आर्टिकल पढ़ के जाइएगा। मूल अधिकार, डीपीएसपी, इनके कम से कम आर्टिकल पता होने चाहिए, एक अंदाज़ा होना चाहिए। और कोई करंट में जैसे मान लीजिए कि करंट में जो अपने महाधिवक्ता हैं वो चर्चा में हैं, या जो अलग अलग उपराष्ट्रपति जी हैं वो चर्चा में हैं, या राज्यसभा चर्चा में है, तो उससे जुड़े हुए आर्टिकल को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा और उसको पढ़ कर जाइएगा एग्जाम में। ओके, चलिए मैच कीजिए। अगला आर्टिकल को मैच कीजिए, जरा देखते हैं क्या किसका सही होता है। देखिए क्या होगा। आर्टिकल 54 का मतलब क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव, वही मैंने आपको समझाया है। 56 का मतलब क्या होगा? राष्ट्रपति जी का कार्यकाल। 60 का मतलब क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा शपथ ग्रहण। और 65 का मतलब उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, ये होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 2143 हो जाएगा। 2143 इसका आंसर हो जाएगा। किसी विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस नहीं कर सकता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा कि धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक जो होते हैं उनको राष्ट्रपति जी वापस नहीं कर सकते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 72 के तहत सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को राष्ट्रपति क्षमा नहीं कर सकता। ये तो गलत है भाई। दूसरा तो आंसर होना ही होना चाहिए। इसको काट दीजिए आप। इसी तरह से सेलेक्ट करने की कोशिश किया कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय 2006 में इप्रू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में निर्णय दिया कि राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति का पूर्णावलोकन किया जा सकता है। पूर्णावलोकन मतलब राष्ट्रपति जी ने मान लीजिए किसी को माफ़ कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है उस फैसले का न्यायिक समीक्षा कर सकती है और ये जांच कर सकती है कि राष्ट्रपति महोदय ने सही फैसला दिया है या नहीं दिया है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा? 13 का आंसर हो जाएगा केवल और केवल 2 इसमें गलत दिया हुआ है। बाकी दोनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही दिए हुए। 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है।
निम्न से किस राष्ट्रपति की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हो गई थी? जीके है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। 14 का आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद जी की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक रहे हैं और फखरुद्दीन अली जी जो हैं वो 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक पद पर रहे हैं। ओके, और जो जाकिर हुसैन जी मरे थे तो इसके बाद वीवी गिरी जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है? तो वीवी गिरी ही है, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है, ये आपको चुनना है। 15 का चुनिए एक बार। नीलम संजीवा रेड्डी भारत के राष्ट्रपति तथा लोकसभा का अध्यक्ष भी रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के मुख्य न्यायाधीश और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। अभी मैंने बताया कि पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन है, तो वीवी गिरी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी गलत दिया हुआ है। बाकी वीवी गिरी भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पूर्व में ट्रेड यूनियन आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन को दार्शनिक राजा अथवा दार्शनिक शासक के रूप में भी जाना जाता है। मैंने न्यूज़पेपर डिस्कशन में सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में एक दिन थोड़ी सी चर्चा की थी कि वेदांत दर्शन के इससे बड़े फिलोसफर आज़ाद भारत में कोई नहीं हुए हैं। वेदांत दर्शन को क्या कहा जाता है? ये इंसानी सोच की सीमा है, इससे ज़्यादा इंसान सोच ही नहीं सकता। जहाँ पर इंसान की सोच जाके सोच हमारी समाप्त हो जाती, वही दर्शन कौन सा है? वेदांत दर्शन है। तो इसके बहुत बड़े फिलोसफर रहे हैं राधाकृष्णन जी। इनकी बुक है गीता पर टिप्पणी लिखी है इन्होंने, वो अद्भुत बुक मानी जाती है और जितने भी भारत के फिलोसफर हुए हैं वो इनको ज़रूर पढ़ते हैं, है ना। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में विचार कीजिए। 16 का आंसर देखिए एक बार निकाल कर क्या होगा। गलत पूछा गया है आपसे, ये ध्यान रखिएगा। वह अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकता है जब संसद के दोनों अथवा दोनों में से किसी भी एक सदन का सत्र नहीं चल रहा हो। ये तो सही बात बोला है भाई, तो पहला तो सही होना चाहिए, यानी कि पहला वो तो काट दो। अब देखो दूसरा और तीसरा, तो तीसरा तो गारंटेड गलत है क्योंकि दोनों ऑप्शन में तीसरा दिया हुआ है। दूसरा अगर हम गलत सही छांट ले जाएंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। एक विधेयक की भांति एक अध्यादेश भी पूर्ववर्ती हो सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही दिया हुआ है। विधेयक जैसे पूर्ववर्ती का मतलब क्या होता है? देखिए, पूर्ववर्ती का मतलब होता है कि विधेयक बना है 2023 के अगस्त महीने में, 15 अगस्त को कोई विधेयक अधिनियम बना है, अध्यादेश आया है, लेकिन उसको लागू कब से किया गया है? उसको लागू किया गया है 2012 के 15 अगस्त से, कि 2012 के 15 अगस्त के बाद जो भी फैसले आए हैं उन सभी पर ये एक्ट लागू किए जाते हैं। इसको क्या कहते हैं? पूर्ववर्ती। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो दीवानी मामले होते हैं या जो इकोनॉमी से जुड़े हुए मामले होते हैं, यानी कि मान लीजिए वेतनमान को लेकर है या पेंशन को लेकर जो है, इसमें ही पूर्ववर्ती फैसले लागू हो सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि मान लीजिए मर्डर को लेकर आज कोई एक्ट पारित किया गया और बोला गया कि 2014 के बाद जिसने ये काम किया है उन सभी को मर्डर के तहत माना जाएगा, तो ये चीज़ संभव नहीं होता है। आपराधिक मामलों में पूर्ववर्ती अधिनियम लागू नहीं होते हैं। जो इकोनॉमी से जुड़े हुए, अर्थ से जुड़े हुए, पैसे कौड़ी से जुड़े हुए मामले होते हैं, उनमें सामान्यतः पूर्ववर्ती फैसले लागू किए जाते हैं। तो पूर्ववर्ती का मतलब यही होता है। तो अध्यादेश की जितनी शक्तियाँ होती हैं वो अधिनियम के बराबर ही होती हैं, किसी भी मायने में कोई कम नहीं होता है वो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा भी सही है, यानी कि केवल और केवल तीसरा जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ओके, निम्न से कौन सा आयोग राज्य पुनर्गठन से संबंधित है? धर आयोग, जेवीपी आयोग, फजल अली आयोग, तीनों के तीनों संबंधित है। अब आप मुझे बताएंगे धर आयोग का ईस्वी बताइए। जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, ये तीनों लोग थे। इनमें बताइए इनका कार्यकाल क्या है, कब लाया गया था इनको? फजल अली आयोग जो है ये मैं बता देता हूँ 1953 ईस्वी में लाया गया था। फजल अली आयोग ने ये दिया था एडवाइस कि भाषा के आधार पर आप राज्य बना सकते हैं, लेकिन आपको प्रशासनिक चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। इसी के बाद भारत में बहुत सारे, फजल अली आयोग के बाद ही भारत में बहुत सारे नए नए राज्यों का निर्माण किया गया था और जो राज्यों की श्रेणी हुआ करती थी पहले, उसको विभाजित किया गया था और बहुत सारे राज्यों का निर्माण किया गया था। NCERT पढ़िए या लक्ष्मीकांत को पढ़िए, उसमें सब कुछ मिलता है आपको। एक बार तो UPSC वालों ने इनको क्रम में लगाने को बोला था, इनको क्रम भी लगाइएगा एक बार और मुझे बताइए कौन सा आया था आयोग। अगला है, निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्थापना वर्ष दिया हुआ है और इधर राज्य दिया हुआ है। मैच कीजिए एक बार, निकालिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 18 नंबर का आंसर पता होगा आप सभी को, तो आप सब आसान लग रहा होगा आप सभी को। तो कौन सा इसमें सही दिया हुआ है एक बार मैच कीजिए। मिजोरम 1989, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। बताइए पहला का मेघालय का निर्माण कब हुआ है? 1972 ईस्वी में। तो दूसरा गलत हो गया, दूसरा को काट दीजिए। दूसरा गलत है, मतलब कि दूसरा सही होगा, गलत पूछा है, सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है आपसे। तो दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 1972 में क्या हुआ है? 1972 में मेघालय का निर्माण हुआ है। नागालैंड का निर्माण कब हुआ है? तो नागालैंड का निर्माण हुआ है आपका 1963 ईस्वी में ही निर्माण हुआ, यानी कि पहला तो सही है भाई, तो पहला तो हो ही नहीं सकता, है ना। उसके बाद से त्रिपुरा,
तो त्रिपुरा का निर्माण जो है वो हुआ है आपका 1972 ईस्वी में, ये भी सही दिया हुआ है। मिजोरम का निर्माण जो है ये हुआ है 1987 ईस्वी में, यानी कि मिजोरम भी गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 4 और 2 जो है यहाँ पर ये गलत दिए हुए हैं। अगर इनमें डाउट हो तो एक बार सभी राज्यों को, खासतौर से नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में आप कन्फ्यूज होते हैं, एक बार देख लीजिएगा कब किसका निर्माण हुआ है। ओके, संसद की अनुच्छेद के अनुसार नए राज्यों का स्थापना तथा वर्तमान राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 3 के तहत। केंद्र राज्य संबंध के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये आपको बताना है। 20 का मैं डायरेक्ट आंसर पर जा सकता हूँ। इसका आंसर 3 और 4 होगा। केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंध का अनुच्छेद 356 से 362 तक है, जो कि प्रशासनिक संबंध कहाँ से है? 356 से 263 तक है। 256 से 263 तक, सॉरी माय मिस्टेक, 256 से 263 तक। यहाँ 262 दिया हुआ इसलिए गलत है ये। और केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंधों का उल्लेख 265 अनुच्छेद से 293 तक किया गया है। तो वित्तीय संबंध कहाँ से कहाँ तक है? तो 268 से 293 तक है। 268 से होगा, ना कि 265 से, इसलिए तीसरा और चौथा गलत दिया हुआ है, बाकी सभी सही है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? 21 का आंसर हो जाएगा डी, 1956 में पारित किया गया था। अब तक भारत के कितने प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री से बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऐसे 6 प्रधानमंत्री हैं। मोरारजी देसाई तात्कालिक बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री थे 52 से 56 तक। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। और पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। एसडी देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे हैं। और वर्तमान जो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। भारत के कितने प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य थे? 23 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 3 जो प्रधानमंत्री हैं वो राज्यसभा के सदस्य थे। इंदिरा गांधी, एसडी देवगौड़ा और मनमोहन सिंह जी। ओके, राज्यसभा के सभापति तथा उपसभापति उस सदन के सदस्य नहीं होते हैं, क्या ये सही है? 24 का बताइए क्या होगा। जबकि राष्ट्रपति के निर्वाचन में सदन के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता, उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मतदान का अधिकार होता है। तो ये दूसरा तो सही दिया हुआ है, पहला जो है वो गलत दिया हुआ है। ओके, क्योंकि उपसभापति जो होते हैं वो राज्यसभा के सदस्य होते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। निम्न से कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। 25 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 का आंसर हो जाएगा डी, सभी के सभी सुमेलित हैं। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री 75 आर्टिकल, भारत सरकार द्वारा कार्रवाई का संचालन 77 आर्टिकल, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने संबंधी 78 आर्टिकल दिया हुआ है। वह प्रधानमंत्री कौन था जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया था? तो ये प्रधानमंत्री थे। 26 का आंसर हो जाएगा सी, चौधरी चरण सिंह थे। निम्न से भारत के कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए हैं? बताइए इसका आंसर क्या हो? 27 का आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अविश्वास प्रस्ताव कुछ दिन पहले ही लाया गया है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, एसडी देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी जी अविश्वास प्रस्ताव में हार गए थे। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। वर्तमान में केंद्र के मंत्रालयों की संख्या 53 है। 28 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही दिए हुए हैं। और इसको एक बार देख लीजिएगा कि कितने मंत्रालय हैं। एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिएगा कौन कौन से क्या मंत्री हैं। राज्य सरकार का भी देख लीजिएगा, क्योंकि सवाल पूछे जाते हैं अक्सर इस तरह के। 29 से निम्न से कौन सा कथन गलत दिया हुआ है? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि राष्ट्रपति को संसद के अधिवेशन को आमंत्रित करने तथा स्थगित करने का अधिकार है, ये सही है। देश की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का नियंत्रण रहता है, ये भी सही है। नए राष्ट्रपति का निर्वाचन पद रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर होना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। निर्वाचन 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए राष्ट्रपति जी के पद का, एक दिन भी खाली नहीं रहेगा। निर्वाचन का मान लीजिए रिक्त हो गया है तो निर्वाचन के दौरान या तो पहले के जो राष्ट्रपति हैं वही कंटिन्यू करेंगे, या अगर वो राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है तो उपराष्ट्रपति जी उनके सारा काम को संभालेंगे। एक दिन के लिए वो खाली नहीं रहना चाहिए। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य है। तो 44वें संविधान संशोधन में बाध्यता को समाप्त किया गया था। बाध्यता को पुनर्विचार के शब्दों द्वारा परिभाषित किया गया था। पुनर्विचार शब्द डाला गया था कि एक बार आप पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन में बोला गया था कि परामर्श मानने को बाध्य होंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 29 का आंसर डी यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ओके, निम्न से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? उपराष्ट्रपति, लोकसभा आयोग के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो बताइए 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति महोदय की नियुक्ति नहीं होती है। इनको चुनाव द्वारा चुना जाता है। जो संसद के सदस्य हैं वो इनको चुनते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री और अन्य सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की नियुक्ति करते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। सिर्फ राष्ट्रपति सिर्फ उपराष्ट्रपति का शपथ करवाते हैं। ओके, अगला है, अगले सवाल पर चलते हैं। कितने सही हुए हैं अभी तक आपके? अगर गलत हो रहे हैं तो पॉलिटी को रिवाइज कीजिए। ये आसान तरीके के सवाल हैं, एक भी सवाल इसमें से ऐसा नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा कठिन हो। 1 मिनट रुक जाइए, मैं सही कर देता हूँ थोड़ा सा। ओके,
निम्न से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? 32 का आंसर क्या हो जाएगा? संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। संसद के सदस्य केवल, राज्यसभा लोकसभा दोनों के। ओके, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असत्य है? बताइए असत्य कौन सा होगा। आर्टिकल को एक बार याद करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, सोचिए आप एग्जाम में बैठे हुए हैं 30 तारीख को और आपके सामने सवाल आया हुआ है, करिए अब इसको सॉल्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर हो जाएगा इसमें से डी होगा। अनुच्छेद 71 का क्या है? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी अथवा उससे जुड़े मामले अनुच्छेद 71 में दिए हुए हैं, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ओके, अगला है 34 नंबर की भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति पद के लिए वेतन दिया जाता है? नहीं। 34 का इसका आंसर निकालिए, असत्य कौन सा है ये बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए कौन सा आंसर होगा? 34 का आंसर हो जाएगा डी। दोनों के दोनों सही दिए हुए हैं, गलत एक भी नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है, उसको वेतन इसलिए दिया जाता है क्योंकि राज्यसभा का सभापति होता है, इसीलिए उसको वेतन और सब कुछ मिलता है। उपराष्ट्रपति का पद जो है वो राज्यसभा के सभापति के पद के लिए वेतन वगैरह प्राप्त करते हैं वो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों के दोनों यहाँ पर सत्य दिए हुए हैं, एक भी गलत नहीं है। राष्ट्रपति की मृत्यु या अन्य कारणों से रिक्त पद पर जब चुनाव होता है तो विजित उम्मीदवार उस पद पर रह सकता है। कितने दिनों तक रह सकता है? 35 का आंसर हो जाएगा सी, अपने कार्यकाल के 5 वर्षों तक रहेगा। चुनाव के बाद आया है ना विजित उम्मीदवार, विजित उम्मीदवार जो चुनाव के बाद आया, कोई कार्यवाहक थोड़ी न है। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वी गिरी, एन संजीवा रेड्डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त उपराष्ट्रपतियों का उनके कार्यकाल के अनुसार सही कालक्रम लगाना है आपको। सही कालक्रम लगाइए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब से कब तक रहे? 1950 से 1962 ईस्वी तक रहे हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से 67 तक रहे, 5 वर्ष। वी गिरी कब आए हैं? तो वी गिरी आए हैं 69 से 74, 69 से 74। एन संजीवा रेड्डी तो ये 77 से 82 तक रहे हैं, 77 से 82 तक रहे हैं, 77 से 82 तक। और डॉक्टर जाकिर हुसैन तो 67 से 69 तक कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 5, 3, 4 इसका आंसर हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि आपात की उद्घोषणा संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के संबंध में की जा सकती है? तो 37 का आंसर क्या हो जाएगा? 42वें संविधान संशोधन। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार 20-21 को छोड़कर को निलंबित करने का अधिकार प्रदान किया गया? 20 और आर्टिकल 21 जो है ये आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है, बाकी सभी जो हैं आपातकाल के दौरान निलंबित हो जाते हैं। तो उसके लिए किस आर्टिकल में प्रावधान किया गया है? तो वो आर्टिकल है आपका क्या हो जाएगा? 359 आर्टिकल है। भारत के उपराष्ट्रपति को किस विधि द्वारा पदच्युत किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है, ये पूछा गया है। तो राज्यसभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव पारित करके लोकसभा की सहमति से उनको पद से हटाया जा सकता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। 40 है कि संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का प्रावधान है। संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है। बताइए कौन सा कथन सत्य होगा? 40 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, ए, बी, सी, डी या ई ऑप्शन। एग्ज़ाम में पूछा गया सवाल है, सोचिए एक बार, कीजिए, इसका आंसर निकालिए। आसान सवाल है, ये गलत नहीं होना चाहिए। सी हो जाएगा। दोनों को दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही दिए हुए हैं। ओके, जिनका गलत हुआ है एक बार पढ़िए संसद नामक चैप्टर। पिछले लेक्चर में भी मैंने बोला था। भारत के उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? 41 का आंसर हो जाएगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। अत्यंतिक वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है। निलंबनकाली वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। कौन सा कथन सत्य है? तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों कथन सत्य दिए हुए हैं। देखिए, अगर आप कल के लिए छोड़ेंगे कि हाँ पढ़ लेंगे, पॉलिटी ही तो है, रिवाइज कर लेंगे या लूसेंट उठा कर पढ़ लेंगे, तो इस तरह से काम नहीं चलता है। पॉलिटी अगर आपको पढ़ना है तो पहले किसी बुक से पढ़ना ही पड़ेगा। लक्ष्मीकांत बुक सबसे बेहतरीन आसान भाषा में बुक है, पढ़िए एक बार, कहानी जैसा लगेगा, समाप्त हो जाएगा। एक बार वहाँ से पढ़िए और MCQ प्रैक्टिस कीजिए, आपका हो जाएगा। बहुत कम दिन बचे हुए हैं। 15 तारीख आज हो गया और अगला 15 दिन इस महीने में है और फिर आपका 28-29 दिन उस महीने में है। 30 तारीख को तो आपका एग्ज़ाम ही है। फिर इस बीच में रक्षाबंधन वगैरह भी मनाएंगे आप लोग। छुट्टियाँ 1-2 दिन की तो ले ही लेते हैं, तो सभी लेते हैं, तो आप में कोई यूनिक नहीं है। इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि कल पर मत छोड़िए, आज ही लेके बैठ जाइए पॉलिटी पढ़ने के लिए। पढ़ लीजिए एक बार, एक नज़र मार लिया, सारे आर्टिकल देख लिए, हो गया, उतने बात ख़त्म। पीटी मुश्किल हो गया है थोड़ा सा निकालना, यकीन मानिए। 90 नंबर भी अगर कट ऑफ जाएगा तो भी मुश्किल हो जाएगा आपके लिए निकालना। नेगेटिव मार्किंग 1/4 होगा या 1/3 होगा, ये भी अभी स्पष्ट नहीं किया है आयोग ने, मुझे नहीं लग रहा कि करेगा भी।
हो सकता है डायरेक्ट एग्जाम में ही आपको पता चले कि 1/3 कट ऑफ निगेटिव है या 1/4 निगेटिव है। इसलिए मैं बार बार जब कहता हूँ कि पढ़िए पढ़िए पढ़िए, इससे मेरा कोई भी लाभ नहीं पहुँचेगा, ना तो मेरा नुकसान होता है। आपका जब नहीं होगा तो मुझे बुरा तो ज़रूर ही लगता है जब आपको ये स्टूडेंट मैसेज करता है कि नहीं हुआ। तो इसी चीज़ के लिए मैं कह रहा हूँ, एक बार रिजल्ट के दिन को याद कीजिए कि किस तरह उस दिन ख़राब लगता है अगर नहीं होता है तो पढ़ लीजिए ढंग से। मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ लीजिए थोड़ा अच्छे से। 43 नंबर क्या है कि कौन सा कथन गलत है, ये बताना है आपको ABCD में से। बताइए इसमें से आंसर क्या हो जाएगा। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक कार्यकारी शक्ति है। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, D इसमें गलत दिया हुआ है। जो राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति है, ये एक न्यायिक शक्ति है। राष्ट्रपति जी की शक्ति प्रशासनिक, न्यायिक, सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति, इनको बांट कर पढ़ा जाता है। जैसे न्यायिक शक्ति में क्या आ गया, क्षमादान की शक्ति। आर्थिक शक्ति में क्या आ जाएगा कि भाई आपातकालीन जो पैसे वगैरह रखे रहते हैं उन पर उनकी अनुमति चाहिए होती है। और प्रशासनिक शक्ति में क्या आ जाएगा, बहुत सारे ऐसे बॉडी हैं जिनके प्रमुख को नियुक्त करते हैं और प्रशासन संबंधी चीज़ें प्रधानमंत्री से मांग सकते हैं, पूछ सकते हैं देश में। और विधायी शक्ति में क्या आ जाएगा कि कोई भी एक्ट जो होता है राष्ट्रपति जी के साइन के अलावा वो एक्ट लागू ही नहीं होता है, तो राष्ट्रपति जी विधायी शक्ति में भी भाग लेते हैं। तो ये सभी शक्तियों का आर्टिकल और कौन कौन सी शक्तियां हैं उनकी, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे न्यायिक शक्ति में कौन सा हो गया, क्षमादान की शक्ति जो है ये उनकी न्यायिक शक्ति दी गई है। ओके, 43 का आंसर हो जाएगा D। निम्न से कौन राज्य सूची का विषय है। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, B कारागार राज्य सूची का विषय है। जो जेल होता है वो राज्य सूची का विषय होता है। 45 नंबर है कि समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। अवशिष्ट विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समय राज्य सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। बताइए इसमें से कौन सा असत्य है, ये आपको बताना है। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, इसमें केवल और केवल दूसरा गलत दिया हुआ है। अवशिष्ट विषयों पर केंद्र सरकार केवल कानून बना सकती है, राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती है, ये यहाँ पर गलत दिया हुआ है। ओके, अवशिष्ट विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सरकार की पावर नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद 101 में संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जोड़ा गया। अनुच्छेद 101 में 101वें संविधान संशोधन, अनुच्छेद नहीं होगा। कौन सा अनुच्छेद, अच्छा कॉमा डालना चाहिए था। 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा जोड़ा गया। 101वें संविधान संशोधन कुछ याद है अगर आपने कहीं पढ़ा हो तो। जीएसटी नाम का कोई सी चिड़िया का नाम सुना होगा, जीएसटी ही है। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा 2016 में अरुण जेटली जब वित्त मंत्री हुआ करते थे उसी समय की ये बात है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 246 को जोड़ा गया था उस समय। ओके, निम्न से कौन प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री दोनों पद पर कार्य किए हैं, कौन से ऐसे हैं। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा, A मोरारजी देसाई। एक तो देखिए भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री संबंधी कोई आर्टिकल नहीं एग्जिस्ट करता है। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री संबंधी कोई आर्टिकल नहीं एग्जिस्ट करता है। जो भी बने हैं वो ऐसे संविधान के अनुरूप नहीं बनते हैं, बस बनते हैं वो कि प्रधानमंत्री के बहुत सारा काम होता है तो कुछ कामों में हाथ बटा देते हैं। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, गुलजारी लाल नंदा, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम, चौधरी चरण सिंह, YV चौहान, चौधरी देवीलाल बने हैं। और अंतिम कौन थे उपराष्ट्रपति, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी जी थे। ओके, जैसे उप मुख्यमंत्री जो बनते हैं ना राज्य में, उनका कोई संविधान में कोई जिक्र नहीं है, कोई आर्टिकल है नहीं उससे जुड़ा हुआ। निम्न से कौन प्रधानमंत्री है जो पद ग्रहण करते समय विधानसभा के सदस्य थे। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा, ये HD देवगौड़ा है, HD देवगौड़ा। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो 49 का आंसर क्या हो जाएगा, ये वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित की गई थी। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। 2005 में। किस अनुच्छेद के अनुसार संसद किसी राज्य को आवश्यकता अनुसार सहायता अनुदान दे सकती है। 50 का आंसर हो जाएगा C अनुच्छेद 275। किस संविधान संशोधन के द्वारा सेवा कर सर्विस टैक्स को संघ सूची में रखा गया। तो 51 का आंसर क्या होगा, एक बार निकालिए आंसर, बहुत ही फैक्चुअल कठिन है सवाल है ये, निकालिए इसका आंसर क्या होगा 51 का। इसका आंसर हो जाएगा 88वें संविधान संशोधन। पहला कथन है कि 42वें संविधान संशोधन वन एवं शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। वर्तमान समवर्ती सूची में केवल 52 विषय है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। कौन से कथन सत्य है, चुनिए एक बार, निकालिए इसका आंसर। 52 का आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा। इसका आंसर 1 2 2 3 1 3 कौन सा आंसर होगा, या सभी आंसर होंगे। 52 का आंसर क्या हो जाएगा, जिन जिन लोगों ने D मारा है आप सभी का सही है। इसका आंसर 52 का आंसर D हो जाएगा।
निम्न से कौन सा विधेयक है जो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद के किसी सदन में पेश किया जाता है? कौन कौन से ऐसे विधेयक है जो राष्ट्रपति जी से पहले पूछ लिया जाता है, उसके बाद सदन में उसको पेश किया जाता है? बताइए इसमें से। धन विधेयक, वित्त विधेयक, किसी नए राज्य के निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर हो जाएगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? जिन जिन लोगों ने ए मारा है गलत है आपका, जिन जिन लोगों ने सी मारा है आपका भी गलत है, जिन जिन लोगों ने बी मारा है उनका तो पूरा पूरी ही गलत है। 53 का आंसर क्या हो जाएगा? 53 का आंसर हो जाएगा डी, 1 3 4 जो है यहाँ पर सही दिया हुआ है। ओके। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 पर किस प्रकार के वीटो का प्रयोग किया था? तो देखिए 54 का आंसर क्या हो जाएगी? इन्होंने जेबी वीटो, यानी कि कोई फैसला ही नहीं लिया। वीटो संबंधी जो राष्ट्रपति जी को कोई भी एक्ट पारित करके दिया जाता है तो राष्ट्रपति जी को एक शक्ति दी गई है जो बहुत ही अद्भुत है। उसमें ये है कि उनको ये नहीं बताया गया है ना कि आप कितने दिनों में इस पर फैसला ले सकते हैं। देखिए वापस करेंगे तो फिर से अगर संसद भेजती है तो उनको 100% मानना ही पड़ेगा, फिर उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता। लेकिन अगर वो कोई फैसला ही नहीं लेंगे तब संसद के पास कोई अधिकार नहीं होता कि फिर से उनको बनाकर भेजे, क्योंकि उन्होंने तो पुनर्विचार को लौटाया ही नहीं है। तो यही शक्ति का प्रयोग किया था, जेबी वीटो कहा जाता है। और ये डाक तार का जो डाक संशोधन विधेयक था ये ज्ञानी जैल सिंह पॉकेट में ही लेकर चले गए। अनुच्छेद 352 के तहत अब तक कुल कितनी बार आपातकाल की उद्घोषणा की गई है? 55 का आंसर क्या हो जाएगा? बी 3 बार। 1962 में भारत पर चीन द्वारा आक्रमण के कारण, 1971 में भारत पाकिस्तान के कारण, 1975 में इंदिरा गांधी जी ने। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा कर सकती है? तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन में। इसका आंसर डी हो जाएगा। किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए प्रधान एक मंत्रिपरिषद होगी? तो 57 का आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 74 में कहा गया है। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? 58 का आंसर क्या हो जाएगा? जिन जिन लोगों ने बी मारा है बिल्कुल गलत है आपका, सी वाला भी गलत है, डी वाला तो पूरा पूरी गलत है। पढ़िए एक बार क्या है? कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है फिर भी वह प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त हो सकता है। बिल्कुल सही है ये। असत्य पूछा गया इसलिए मैंने गलत बोला, बिल्कुल सही है ये। वो 6 महीने के अंदर किसी भी सदन का सदस्य बन सकते हैं और प्रधानमंत्री बन सकते हैं। वो उसके बाद वो सदस्य बन जाएं वो अलग चीज़ है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल निश्चित नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लोकसभा का कार्यकाल निश्चित है 5 वर्ष। 58 का आंसर क्या होगा? बताइए। सी भी सही है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ये भी सही है। इसका आंसर ए गलत दिया हुआ है। 74 के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। 75 में कहा गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। संविधान किस भाग में आपात उपबंध का प्रावधान किया गया है? 59 का आंसर क्या हो जाएगा? सी भाग 18। अगला है राष्ट्रपति द्वारा 356 के प्रयोग के संदर्भ में बताइए कौन सा कथन सत्य है? 60 का आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सत्य हैं। 356 के प्रयोग के बाद राष्ट्रपति राज्यों की कार्यपालक शक्ति अपने हाथ में ले सकते हैं। 356 के प्रयोग के बाद राष्ट्रपति राज्यों की विधायी शक्ति अपने हाथ में ले सकते हैं। ये दोनों यहाँ पर सही दिए हुए हैं। अगले सवाल पर चलते हैं 61 नंबर पर। निम्न से कौन सा कथन गलत दिया हुआ है? 61 का आंसर क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर एक बार आप निकालिए, फिर मैं तो बताऊंगा ही। क्या मारा है आपने? ए मारा है तो बिल्कुल गलत है। राष्ट्रपति शासन की सर्वाधिक उद्घोषणा इंदिरा गांधी के प्रथम शासन में हुई थी, गलत। प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा चीनी आक्रमण के कारण हुई थी, ये तो यहाँ पर सही दी हुई है। सॉरी, पहला भी तो सही है। राष्ट्रपति शासन की सबसे ज़्यादा लगाया गया था इंदिरा गांधी जी के समय में, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है। वर्ष 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा तात्कालिक मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की गई थी। नहीं, उस समय मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर नहीं की गई थी। ये 44वें संविधान संशोधन में तय किया गया है कि मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर की जाएगी, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर गलत दिया हुआ 61 का सी। वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य मंत्री विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयक को किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है? 62 का आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति जी के विचार के लिए रखा जाता है। अनुच्छेद 356 के तहत जारी राष्ट्रपति शासन उद्घोषणा का संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदन आवश्यक है? 63 का आंसर हो जाएगा बी, 2 माह के अंदर। निम्न कथनों विचार कीजिए। अनुच्छेद 356 की उद्घोषणा के साथ ही विधानसभा भंग कर दी जाती है। 356 के उद्घोषण का संसद द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही राष्ट्रपति विधानसभा भंग कर सकता है। 64 का आंसर बताना है। असत्य पूछा गया है आपसे, इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 असत्य है, बाकी दूसरा सही है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय लोकसभा का विघटन हो गया है तथा राज्यसभा द्वारा उस उद्घोषणा को अनुमोदित कर दिया हो तो लोकसभा के पुनर्गठन के बाद प्रथम बैठक से कितने दिन के भीतर लोकसभा द्वारा अनुमोदन नहीं होने पर उद्घोषणा समाप्त हो जाती है? तो 65 का आंसर हो जाएगा सी, 30 दिन के भीतर अनुमोदन हो जाना चाहिए। उपराष्ट्रपति को उसके पास हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। राज्यसभा द्वारा पारित होने पर उसे लोकसभा को स्वीकृति मिलना आवश्यक है। संकल्प पारित करने की सूचना उपराष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व देनी पड़ती है? तो 66 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, 14 दिन पूर्व देनी पड़ती है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। बताइए कौन सा कथन सत्य है। तो 67 का आंसर क्या हो जाएगा, सी, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सत्य दिए हुए हैं। 68 है आपका कि निम्न से किस प्रधानमंत्री की मृत्यु उनके पदावधि के दौरान ही हुई है। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी। इन तीनों की मृत्यु उनके पद पर रहते हुए हुई है। जब कोई केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री के कहने पर त्यागपत्र नहीं देता है तो क्या होता है। तो 69 का आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। 70 नंबर है कि संविधान किस अनुसूची में विधायी विषयों को 3 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। तो 70 का आंसर क्या हो जाएगा, ये 7वीं अनुसूची में किया गया है। कितने सही हुए हैं आपके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का।